हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, मेरे एसी पर बेस्ड 2 वीडियो आ चुके हैं। आप लोगों ने दोनों वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे। आप मेरे दोनों वीडियो देख चुके हैं जो एसी पर बिल्कुल फंडामेंटल थे, जो बेसिक थे। आज के हम इस 3rd वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के एसी सर्किट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। 3rd वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जब सर्किट में ओनली आर हो, ओनली एल हो, ओनली सी हो। यहां आर का मतलब है रेजिस्टेंस वायर, एक थिन कंडक्टिंग वायर, पतला मेटल का वायर है या चालक तार है। ओनली एल का मतलब है जब सर्किट में प्योर इंडक्टर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल इंडक्टर कॉइल, प्योर इंडक्टर कॉइल। एंड ओनली सी का मतलब जब सर्किट में ओनली कैपेसिटर है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ओनली एल हो, रेजिस्टेंस होगा थोड़ा बहुत, पर हम लोगों को ये इमेजिन करके पढ़ना है कि सर्किट में ओनली एल है, ओनली सी है। तो आज के हम 3rd वीडियो में ये 3 टाइप के सर्किट पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, आपने ये 3 टाइप के सर्किट समझ लिए तो बाकी आगे के सारे सर्किट आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे, बहुत सिंपल हो जाएंगे आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओनली आर हो तो क्या होगा। तो आज हम लोग फर्स्ट एसी सर्किट पढ़ रहे हैं। When circuit contain only R, only R का मतलब है thin conducting wire। जैसे स्टूडेंट देखिए, ये एक हम कंडक्टिंग वायर को ऐसे शो करते हैं जिसका रेजिस्टेंस R है, और इसको आपने एसी डायनेमो से कनेक्ट कर दिया। ये एसी डायनेमो, राइट, जिसका सप्लाई वोल्टेज की इक्वेशन है V0 sin ओमेगा टी। तो हम ओनली R में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ये तो इसका सर्किट हो गया। फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर किसी टाइम पे इस सप्लाई वोल्टेज की वजह से रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी। तो हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ करंट, या मैं ऐसे बोल दूं इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन क्या होगी किसी टाइम पे, किसी टाइम पे इस सर्किट में करंट कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, अप्लाई कीजिए किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR, फिर ऐसे घूम के आ रहे हैं तो प्लस वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लोग I की वैल्यू जो निकालेंगे, I की वैल्यू, तो वो आ जाएगी I की वैल्यू V/R। ऐसा हमको पता ही था, ओम्स लॉ होता है V/R। और V की इक्वेशन क्या आ गई, V0 sin ओमेगा टी अपॉन R। ये आपके करंट की इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज ध्यान रखने की है, मुझे जब सर्किट में ओनली R हो तो उस समय मुझे करंट की मान लो पीक वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास ये करंट की इक्वेशन है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको कई बार सिखाया साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 रख दो, तो आपकी मैक्सिमम करंट आ जाएगी V0 अपॉन R। और V0 अपॉन R को मैं रिप्लेस कर दूं I से, तो ये आ जाएगी इक्वेशन आपकी I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। तो देखिए
क्वेश्चन में आपको वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी थी और करंट की इक्वेशन मैंने आपको फाइंड करके दे दी। तो जब सर्किट में ओनली आर होता है तो करंट की इक्वेशन होती है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था ए। आइए स्टूडेंट, जब सर्किट में ओनली आर हो तो और क्या क्या आपको पूछ सकते हैं। बी पॉइंट आपको पूछ सकते हैं सर्किट में आरएमएस करंट कितनी होगी। तो हमने अभी फॉर्मूला निकाला, आई नॉट की वैल्यू आई वी नॉट अपॉन आर। दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दो, आई नॉट अपॉन √2, इधर भी डिवाइड कर दिया 1 अपॉन आर और वी नॉट को भी डिवाइड कर दिया √2 से, दोनों तरफ √2 से। और आई नॉट अपॉन √2 क्या होता है, तो आई आर एम एस, और वी नॉट अपॉन √2 क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन आर। तो स्टूडेंट्स मैं तो नहीं कहूंगा कि आप याद रखो, देखो आपको आई नॉट निकालना है, ऐसे याद रखो, आई नॉट निकालना है तो वी नॉट आएगा, आई आर एम एस निकालना है तो वी आर एम एस आएगा। है ओम्स लॉ, देख लो, आई नॉट वी नॉट अपॉन आर, आई आर एम एस वी आर एम एस अपॉन आर। सी पॉइंट, स्टूडेंट्स जैसे डीसी सर्किट होता है तो उसमें जो भी हिंड्रेंस होती है उसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं, पर एसी सर्किट में जो हिंड्रेंस होती है, हिंड्रेंस इन एसी सर्किट, उसको अपन लोग इंपीडेंस बोलते हैं। इंपीडेंस, इंपीडेंस क्या होती है, हिंड्रेंस इन एसी सर्किट, हिंड्रेंस इन करंट इन एसी सर्किट। हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिबाधा और इसको जेड से लिखते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तो इंपीडेंस की यूनिट भी ओम ही होती है। अब एसी सर्किट में आपको जब भी जेड निकालना है तो जेड निकालने का फॉर्मूला ये होता है, या तो आप पीक वैल्यू वोल्टेज की और पीक वैल्यू करंट से डिवाइड कर दो, या सप्लाई वोल्टेज की वीआरएमएस वैल्यू और करंट की भी आईआरएमएस वैल्यू से डिवाइड कर दो। इसको बोलते हैं इंपीडेंस। अब आई नॉट की वैल्यू क्या है, वी नॉट बाई आर, तो वी नॉट कैंसिल हो गया, ये किसका आ गया, आर के इक्वल। वीआरएमएस आईआरएमएस से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा आर। तो आप खुद देख लो, इस इंपीडेंस की जो एसआई यूनिट आई है वो क्या आई है, वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर का स्टूडेंट्स दूसरा नाम होता है ओम। इतना सिंपल है ये। आप इंपीडेंस को अलग तरीके से नहीं समझे, बस यूं समझे कि हम डीसी सर्किट में हिंड्रेंस जो भी होती है, बाधा जो भी होती है, अवरोध जो भी होता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और एसी सर्किट में जो भी हिंड्रेंस होती है, जो भी ऑब्स्टिकल होता है करंट फ्लो में, चार्ज फ्लो में, उसको हम लोग इंपीडेंस बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज और ध्यान रखने की है कि जब सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस होता है तो जो इंपीडेंस होती है वो आर के इक्वल होती है, और ये जो इंपीडेंस आई है आर के इक्वल, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, फ्रीक्वेंसी की पावर 0 है। मतलब मैं एक थिन कंडक्टिंग वायर है, उसकी वजह से जो हिंड्रेंस हो रही है, और फ्रीक्वेंसी मतलब जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके बीच में हम कर्व बनाएं तो कर्व कांस्टेंट का आएगा। मतलब ये हुआ कि एक थिन कंडक्टिंग वायर एसी और डीसी दोनों में सेम हिंड्रेंस देता है। जैसे 10 ओम का पतला सा वायर है, अब आप उसको एसी में जोड़ दो तब भी वो 10 ओम देगा, डीसी में जोड़ दो तब भी 10 ओम देगा। यानी थिन कंडक्टिंग वायर की वजह से जो हिंड्रेंस होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ग्राफ कांस्टेंट का आएगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स जो आपको पूछ सकते हैं, जब सर्किट में ओनली आर हो तो डी पॉइंट आपको पूछ सकते हैं, फेज डिफरेंस एंड फेजर डायग्राम।
फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस। तो हमारे फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि मैं फेज डिफरेंस कैसे निकालता हूं, दो स्टाइल से। एक निकालता हूं मैं डेल्टा फाई, फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I। एक मैंने सिखाया था फेज ऑफ I माइनस फेज ऑफ V, पर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पूरा अल्टरनेटिंग करंट स्टाइल फर्स्ट से पढ़ाऊंगा। तो फेज डिफरेंस निकालने का एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है फेजर डायग्राम बना दो। हम दो तरीकों से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। आइए स्टूडेंट समझते हैं। तो हमने अभी पीछे देखा था, हमारी जो करंट की और वोल्टेज की जो इक्वेशन आई थी, ये तो थी वोल्टेज की इक्वेशन V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन थी I नॉट साइन ओमेगा टी। जब सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस हो तो V की इक्वेशन ये थी, सप्लाई जो हमने एसी जनरेटर जोड़ के लगाई थी, और करंट की इक्वेशन ये आई थी। अब फेज ऑफ V बोलिए, पहले चेक कर लो दोनों साइन है सेम है, अब माइनस कर लो। फेज ऑफ V बोलो, फेज ऑफ V कितना है, ओमेगा टी, और फेज ऑफ I भी कितना है, ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 0। एक स्टाइल तो ये हुई फेज डिफरेंस निकालने। दूसरी स्टाइल है फेजर डायग्राम बना दो। तो मैंने आपको बताया था फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे। ये देखिए, वोल्टेज की इक्वेशन में साइन आ रहा है, तो ये हो गया V का फेजर, क्योंकि इधर होता है प्लस साइन, मैंने आपको बताया था। इधर होता है माइनस साइन, इधर होता है प्लस कॉस, और इधर होता है माइनस कॉस। और करंट की इक्वेशन में साइन आ रहा है तो यहां आ जाएगा, करंट की इक्वेशन में भी साइन आ रहा है तो ये यहां आ जाएगा। तो आप खुद देखिए, वोल्टेज और करंट दोनों का फेजर एक साथ चल रहा है, टुगेदर है। फेज डिफरेंस 0 आया, इसका मतलब V एंड I आर टुगेदर। टुगेदर का मतलब है साथ साथ मैक्सिमम होंगे, साथ साथ मिनिमम होंगे। जैसे मैं कर्व बना के आपको समझाऊं, जैसे ये V का फेजर, V में साइन आ रहा प्लस साइन, तो ये V का फेजर हो गया। करंट के अंदर भी साइन आ रहा है तो ये ऐसा आ जाएगा, ये V का, और ये नीचे वाला कर्व I का। आप खुद देखो, t बराबर 0 पर दोनों मिनिमम, t/4 पर दोनों एक साथ मैक्सिमम, वापिस t/2 पर वापिस दोनों 0 हो रहे हैं, 3t/4 पे दोनों की वैल्यू नेगेटिव में हो रही है, वापिस t पे 0 हो रही है। तो देखो टुगेदर चल रहे हैं, दोनों साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, साथ मिनिमम हो रहे हैं, साथ डायरेक्शन चेंज हो रही है वोल्टेज की और करंट की। तो ऐसा कब होता है, जब सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जब रेजिस्टेंस एसी सर्किट में होता है तो वोल्टेज का फेज और करंट का फेज दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ मैक्सिमम होते हैं, साथ साथ मिनिमम होते हैं। और दूसरा, रेजिस्टेंस एसी और डीसी में इक्वल हिंड्रेंस देता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। जनरली स्टूडेंट मैंने बताया था, इंडिया में जो एसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, और डीसी प्योर है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो हम प्योर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 मानते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखें, प्योर डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। राइट। अब स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, देखिए आप लोग। ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है, और ये 200 वोल्ट की एसी है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है। अब क्या बोला, अब बोला इसकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो तो 220 वोल्ट ही है और फ्रीक्वेंसी को कर दिया डबल, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रीडिंग ऑफ अमीटर। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स बिकम्स डबल, ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को डबल किया। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स बिकम्स डबल, देन what will be effect on reading of AC ammeter। AC ammeter बोलो, हॉट वायर ammeter बोलो, एक ही बात है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, पहले फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स की थी 50 हर्ट्ज। मैंने आपको बोला था कि ये जो अमीटर होता है ये आरएमएस करंट को मेजर करता है। तो पहले आरएमएस करंट कितनी थी, आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे, वीआरएमएस। अब आप कहोगे सर ये पीक वैल्यू है, कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने आपको कहा था कुछ नहीं कहा तो आपको वीआरएमएस मानना है। तो वीआरएमएस कितना है 200, रेजिस्टेंस कितना है 10, सॉल्व किया करंट कितनी आई 20 एम्पियर। अब आपने फ्रीक्वेंसी कर दी एसी सोर्स की कितनी 100 हर्ट्ज। पर स्टूडेंट्स अब जो नई आरएमएस करंट जो आएगी डैश, तो आपने सप्लाई वोल्टेज तो सेम रखा, पर मैंने बोला था रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती है। आप फ्रीक्वेंसी डबल कर दो, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 10, तो सॉल्व कर दो, करंट कितनी आ जाएगी 20 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या होगा, रिमेन सेम, नो चेंज। अमीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस है और आप एसी सोर्स की ओनली फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे हो, तो रीडिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जब सर्किट में, ये तो हमने पढ़ा ओनली आर हो, हम सेकंड टाइप का एसी सर्किट पढ़ेंगे व्हेन सर्किट कंटेन प्योर इंडक्टर कॉइल, राइट। सेकंड टाइप का एसी सर्किट when AC circuit contain only L। अब only L बोलो या प्योर इंडक्टर कॉइल बोलो या आइडियल चॉक कॉइल बोलो, सबका मतलब एक ही, क्योंकि चॉक कॉइल वो होती है जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है 0। When circuit contain only L। यहां पर भी हम उसी सीक्वेंस से सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए वहां हमने पहले क्या पढ़ा था, जब हमने सर्किट में ओनली आर था, मैं उसी सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, राइट। तो देखो पहला पॉइंट था, उसमें हमने सर्किट बनाया था। तो इंडक्टर कॉइल ऐसी होती है, इंडक्टर कॉइल आपने ईएमआई के अंदर पढ़ा होगा। इंडक्टर कॉइल वो होती है जो करंट चेंज का अपोज करती है, ये एल है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, प्योर इंडक्टर कॉइल है। ये एक तरह से यूं समझो आइडियल एसी सर्किट है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि रेजिस्टेंस नहीं हो, पर आपको ऐसा मान के चलना कि इसमें कोई तरह का रेजिस्टेंस नहीं। और ये हमने यहाँ पे एसी जनरेटर जोड़ दिया, ये यहाँ पे एसी जनरेटर ने आपको सप्लाई वोल्टेज दिया V0 sin ओमेगा टी। ये हमने एसी जनरेटर के बारे में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि एसी जनरेटर में फ्लक्स चेंज होने से ये वोल्टेज उसमें बनता है V0 sin ओमेगा टी, और ये ओनली L है। अब जैसे वहां पे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट सर्किट के अंदर, कि किसी टाइम पे करंट क्या होगी, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक धारा की समीकरण, किसी टाइम पे करंट की इक्वेशन क्या होगी, ये हमको निकालनी है जब सर्किट में ओनली क्या हो, L हो। कैसे करेंगे, वही केवीएल लगाना पड़ेगा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। लगाइए वोल्टेज की इक्वेशन, आपको पता होना चाहिए, आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हो कि L पे जो ड्रॉप होता है वो होता है -L di/dt प्लस वोल्टेज
इक्वल्स टू 0, क्योंकि किरचॉफ का लॉ कहता है कि क्लोज लूप में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है। यहां से आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो V इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, हमको I निकालना है, तो di बाई डी टी क्या आ जाएगा आपका, V बाई L। और हम V को क्या पुट करेंगे, V को क्या पुट करेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई L। अब dt को मैं इधर लेके आ जाऊं, तो हमारी लास्ट इक्वेशन ये आई, di बाई डी टी इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन L। अब मैं dt को भी इधर लेके जा रहा हूं, तो di इक्वल्स टू आ जाएगा V नॉट अपॉन L, तो कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और ये दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो डी आई का इंटीग्रेशन होगा आई, वी नॉट बाई एल कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। तो यहां से आपके करंट की इक्वेशन क्या आ गई, आई इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी, राइट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं V नॉट अपॉन ओमेगा एल, ओमेगा एल, और माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आप माइनस कॉस ओमेगा टी को लिख, आप बोले साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के देख लो, वापस आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी। भाई वालों बच्चों, तुम्हें यदि ये बात नहीं पता हो तो भी चलेगा, आप यहां तक सीख लो तो भी चलेगा, राइट। अब यहां से मुझे करंट की पीक वैल्यू निकालनी है, ये हमारी इक्वेशन आई है। तो यहां से मैं यदि करंट की पीक वैल्यू निकालता हूं, मैंने आपको समझाया था पीक वैल्यू निकालनी है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू रख दो। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये आ जाएगा V नॉट अपॉन ओमेगा एल। V नॉट अपॉन ओमेगा एल आ गया, तो V नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह मैं लिख दूं I नॉट, तो हमारे करंट की इक्वेशन आ जाएगी I इक्वल्स टू I नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, ये भी सही है और ये भी सही है, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये किसी टाइम पे करंट की इक्वेशन आ गई, ये किसी टाइम ये पीक वैल्यू आ गई। पीक वैल्यू तो हर टाइम पे सेम रहेगी। हमने स्टूडेंट्स इसी तरीके से सीखा था जब सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस हो, राइट। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई, पीक वैल्यू आ गई, तो हमको नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट चल रहा था, राइट। ये देखिए हमारा ए पॉइंट था, जब सर्किट में ओनली एल हो तो हमने इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी थी, जो ये हमने अपने निकाल दी। अब हम निकालेंगे इसकी पीक वैल्यू क्या होगी। पीक वैल्यू निकाल दी, आरएमएस वैल्यू निकालते हैं बी पॉइंट। जब सर्किट में ओनली एल हो तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो देखिए हमारी पीक वैल्यू ये आई, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दो, और वी नॉट बाई √2 को वी आर एम एस लिख दो, तो इक्वेशन बन जाएगी आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन ओमेगा एल। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको सिखाया था इंपीडेंस। इंपीडेंस जिसको हम जेड से लिखते हैं, और मैंने आपको समझाया था इंपीडेंस क्या होती है, एसी सर्किट में कितनी हिंड्रेंस हो रही है एल की वजह से।
तो Z निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने सिखाया था आपको, या तो VRMS और सर्किट में जो IRMS करंट बन रही है उनको डिवाइड कर दो, या सर्किट में जो पीक वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज की पीक वैल्यू और जो करंट की पीक वैल्यू, उससे डिवाइड कर दो। तो ये रहा हमारे पास I0 की वैल्यू, यहां पे रख दो। तो जब सर्किट में ओनली L होगा तो जो Z आएगा वो आपका Z जो आएगा वो आएगा सॉल्व करने पे, सिंस ये फॉर्मूला होता है तो जो Z आएगा, रखो यहाँ पे I0 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये है V0 का V0 और I0 की वैल्यू क्या है, ये रही V0 अपॉन ओमेगा L। V0 कैंसिल हो गया तो Z आ गया ओमेगा L, राइट। अब ओमेगा इंटू L, इसको एक नया नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं XL, और XL का नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, हिंदी में कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। और ये जो XL होता है, इसकी जो SI यूनिट जो होती है XL की, SI यूनिट ऑफ XL की SI यूनिट क्या आएगी? XL देखिए आपने XL कैसे निकाला, इन दोनों को डिवाइड करके, यानी वोल्ट पर एम्पियर, जिसका दूसरा नाम क्या है, ओम। तो स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ वायर हो तो उसकी वजह से हिंड्रेंस होती है R, और वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। सिर्फ इंडक्टर कॉइल हो तो उसकी वजह से जो हिंड्रेंस होती है उसको बोलते हैं XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और XL किसके इक्वल होता है? ओमेगा L के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमको लास्ट रिजल्ट क्या मिला? XL जो होता है वो ओमेगा L। अब आपको XL से डरना नहीं है, XL इज ए हिंड्रेंस। जैसे वायर से जो हिंड्रेंस होती है उसको तुम रेजिस्टेंस बोलते हो, बहुत मस्ती से बोलते हो क्योंकि तुम लोग बचपन से पढ़ रहे हो उसको। इसी तरह सर्किट में इंडक्टर कॉइल है तो उसकी वजह से भी तो करंट फ्लो में हिंड्रेंस होगी, उस हिंड्रेंस को हम लोग AC सर्किट में XL बोलते हैं। XL एक तरह का हिंड्रेंस ही, रेजिस्टेंस जैसा ही है, और वो होता है ओमेगा L के इक्वल। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई FL, यानी XL किसके प्रोपोर्शनल आ गया? F के। तो आप लोग XL और F में कर्व बनाओगे, यदि एग्जाम में पूछ ले इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहां F का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स। आपने AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो XL और F में ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और बात, सिंस AC की फ्रीक्वेंसी DC से ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्योर DC, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्योर DC 0 होती है, ये भी आप ध्यान रखें। DC उसी को बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम होती है, और प्योर DC है तो 0 होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो AC की फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। अब सुनिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो XL भी ज्यादा, इसका मतलब XL जो होगा, हिंड्रेंस इंडक्टर कॉइल AC में ज्यादा देगी एज कंपेयर टू DC में। प्योर DC है तो 0, हिंड्रेंस देगी नहीं। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? इंडक्टर कॉइल DC को गुजरने देती है, पास होने देती है, और AC को गुजरने नहीं देती है। इंडक्टर कॉइल DC को इजीली पास होने देती है एंड AC को रोकती है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी चाहिए, कई थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएगी। इंडक्टर किसको इजी पाथ प्रोवाइड करती है? आंसर है DC, राइट। तो ये हमारा था
बी पॉइंट था जब सर्किट में ओनली एल हो तो आरएमएस करंट कितनी होगी। सी पॉइंट था कि जब सर्किट में ओनली एल होगी तो हिंड्रेंस कितनी होगी। अब आपने माइंड में सेट कर लो कि सर्किट में, एसी सर्किट में ओनली एल है तो ओनली एल की वजह से जो हिंड्रेंस होगी वो एक्सएल होगी। आप एक्सएल के साथ वैसा ही बिहेवियर करो जैसा रेजिस्टेंस के साथ करते हो। इसकी यूनिट भी ओम होती है, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है वैसे इसकी भी ओम होती है। बस डी पॉइंट। डी पॉइंट फेज डिफरेंस। अब अगेन फेज डिफरेंस में फिर मैं आपको कहूंगा दो स्टाइल है सॉल्व करने की। डेल्टा फाई, आपको यह पता होना चाहिए कि V की इक्वेशन हमने जो सप्लाई वोल्टेज की दी थी वो ये थी, और करंट की इक्वेशन ये आई हमारी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस निकालने की दो स्टाइल। पहली स्टाइल डेल्टा फाई निकालने की, फेज ऑफ V कितना है ओमेगा टी, माइनस फेज ऑफ I कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओमेगा टी कैंसिल, तो ये आ गया आपका प्लस पाई बाई 2। यहां प्लस का मतलब क्या है, V लीड्स टू I बाई पाई बाई 2। V I से पाई बाई 2 आगे, मतलब पहले कौन मैक्सिमम होगा वोल्टेज, बाद में कौन मैक्सिमम होगी करंट, क्योंकि यहां कौन लीड कर रहा है वोल्टेज लीड कर रहा है। तो ये फेज डिफरेंस निकालने का एक स्टाइल ये है। दूसरा स्टाइल फेजर डायग्राम बना लो। देखो V में आ रहा है साइन, तो V का फेजर इधर आएगा क्योंकि इधर हम प्लस साइन मानते हैं। और आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसको हम ये भी लिख सकते हैं आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि आपको पता हो तो माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह तो अपने ये लिखा था, तो इसमें आ रहा है माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस का मतलब इधर होता है प्लस कॉस, इधर होता है माइनस कॉस। ये देखो आई का फेजर ये रहा, तो आप खुद देखो यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, V आगे चल रहा है आई पीछे चल रहा है। ऐसे आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स जब सर्किट में ओनली एल हो तो सर क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, आइए देखते हैं। ये देखिए एक इंडक्टर कॉइल है जिसका L आपको दे रखा है 2 हेनरी, राइट, और ये आपको दे रखा है AC सोर्स, और यहां पे लगा हुआ है AC अमीटर या हॉट वायर अमीटर, और इसके सप्लाई वोल्टेज की इक्वेशन आपको दे रखी है 200√2 साइन 100t। पूछा है रीडिंग ऑफ अमीटर। अब कुछ भी नहीं कहा तो कौन सा अमीटर है, AC अमीटर। आपको इस अमीटर की रीडिंग बतानी है, तो कैसे करोगे। अब आपको पता है कि मैंने आपको कई बार बोला कि अमीटर क्या मेजर करता है, IRMS। ओम्स लॉ लगाओ, IRMS मेजर करता है। हमेशा अमीटर जब भी होगा आपको IRMS रीडिंग निकालनी है। IRMS क्या होता है मैंने आपको समझाया था, ओम्स लॉ लगाओ VRMS। और जब सर्किट में ओनली L होता है तो L की वजह से जो हिंड्रेंस होती है वो मैंने आपको बताई थी XL। हमेशा ध्यान रखो, ऊपर आएगा वोल्ट, नीचे आएगा ओम, तो बन जाएगी करंट। अब VRMS कैसे निकालें, देखो तो ये इक्वेशन क्या होती है, V इक्वल्स टू V नॉट, मतलब ये पीक वैल्यू। और मैंने बताया था आपको सेकंड वीडियो के अंदर के पीक वैल्यू से RMS कैसे बनाते हैं। तो जो भी पीक वैल्यू है उसको किससे डिवाइड कर दो, √2 से। और XL क्या होता है, XL क्या होता है, XL का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा L। तो ओमेगा कितना है, ये देखो साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना है 100।
100 और L की वैल्यू कितनी है 2, यहां पे रख दो 2। तो सॉल्व कर दो, √2 से √2 कैंसिल, ऊपर भी 200 नीचे भी 200, तो आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। तो इस अमीटर की जो रीडिंग आएगी वो आएगी 1 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा जब सर्किट में ओनली R हो तो क्या होगा, ओनली L हो तो क्या होगा। और हम तीसरे टाइप का एसी सर्किट पढ़ रहे हैं, व्हेन सर्किट कंटेन ओनली प्योर कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी मत नहीं हो। When circuit contain only pure capacitor हो, या कई लोग ऐसे बोलते हैं ओनली सी हो, एक ही बात है, सिर्फ कैपेसिटर हो, नो रेजिस्टेंस। तो सेम वैसे के वैसे यहां पर भी वैसे के वैसे अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो वही है, सर्किट बनाओ, ये सर्किट में कैपेसिटर और ये रहा एसी सोर्स। राइट, अब इस कैपेसिटर से कितनी करंट फ्लो होगी किसी टाइम पे, सप्लाई वोल्टेज की इक्वेशन ये रही, V0 sin ओमेगा टी। हमने यहां पे एसी जनरेटर जोड़ दिया, इसकी कैपेसिटेंस ये रही C। राइट, तो हमको निकालना है वही किसी टाइम पे करंट की इक्वेशन क्या होगी। फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट या करंट एट एनी टाइम टी, किसी टाइम पे करंट की इक्वेशन क्या होगी। किसी टाइम पे पता लगाएंगे, फिर पीक वैल्यू पता लगाएंगे, इंस्टेंटेनियस। राइट, तो कैसे निकालेंगे, वही केवीएल लगाओ। केवीएल क्या कहता है, सपोज इस पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है -Q/C, यूं समझ लो अपन चार्ज की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर घूम के यूं आ रहे हैं, प्लस V = 0। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा Q = CV। ऐसा तो हमको पता ही है, जब कैपेसिटर पढ़ते हैं तो Q = CV होता है, प्रूव हो गया। अब V की वैल्यू कितनी है वो यहां रख दो, तो ये आ जाएगा C और V की जगह हमने लिख दिया V0 sin ओमेगा टी। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dQ/dt, तो CV0 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दूंगा और sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, हमारा Q आया CV0 sin ओमेगा टी, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं करंट निकालने के लिए, करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो CV0 कांस्टेंट, sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओमेगा cos ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स ये आपके करंट की इक्वेशन आ गई। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, V0 डिवाइड बाई ये ओमेगा सी जो ऊपर है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं 1/ओमेगा सी और cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, V0 अपॉन 1/ओमेगा सी। cos ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं sin ओमेगा टी प्लस π/2। ये मैंने cos ओमेगा टी की जगह ये लिख दिया। ये आपके करंट की इक्वेशन आई। अपन इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर सकते हैं। हम पता लगाते हैं कि करंट की जो पीक वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। निकालिए पीक वैल्यू कितनी आएगी। पीक वैल्यू निकालने के लिए साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू रख दो, 1 होती है, तो आपकी पीक करंट आ जाएगी V0 अपॉन 1/ओमेगा सी। जैसे वहां पे आया था V0 अपॉन ओमेगा एल, तो यहाँ आया V0 1/ओमेगा सी। ये आपकी पीक वैल्यू आ गई। राइट, अब पीक वैल्यू, यहाँ पीक वैल्यू की जगह आप I0 रख दो यहाँ पे, ये I0 बन गया आपका। तो करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी किसी टाइम पे, I I0 cos ओमेगा टी, और cos ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिखा हुआ मेरे I0 sin ओमेगा टी प्लस
पाई बाई 2। ये आ गई किसी टाइम पे करंट की इक्वेशन और ये आ गई करंट की पीक वैल्यू। अब हम लोग स्टूडेंट सीखेंगे आईआरएमएस करंट कैसे निकालेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट। ये तो पीक वैल्यू निकाली करंट की, आईआरएमएस वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? तो आईआरएमएस क्या होता है, कैसे निकालेंगे? तो सिंस हम लोग जानते हैं आई नॉट आया हमारा वी नॉट 1/ω/c, दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दो, आई नॉट बाई √2, इधर भी वी नॉट 1/ω/c और डिवाइड कर दिया हमने √2 से, तो वी नॉट अपॉन √2 बन गया VRMS। तो हमारा IRMS आ गया VRMS अपॉन 1/ω/c। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पीक वैल्यू निकाल दी, आरएमएस वैल्यू निकाल दी। अब हम पता लगाते हैं कि जब एसी सर्किट में ओनली कैपेसिटर होता है तो वो करंट फ्लो करने के लिए, चार्ज का फ्लो करने के लिए कितनी हिंड्रेंस देता है। प्रोड्यूस हिंड्रेंस ड्यू टू ओनली कैपेसिटर कितनी होगी, ये हमको पता लगानी। और हिंड्रेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, या तो पीक वोल्टेज को पीक करंट से डिवाइड कर दो या आरएमएस वोल्टेज को आरएमएस करंट से डिवाइड कर दो। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अपना सी पॉइंट है इंपीडेंस। जो जेड होगी जब सर्किट में ओनली कैपेसिटर हो, तो जेड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, वी नॉट को आई नॉट से डिवाइड कर दो या फिर वी आर एम एस को आई आर एम एस से डिवाइड कर दो। और सिंस हमारा जो आई आर एम एस आया था वो आया था VRMS अपॉन ω/c, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो Z V नॉट और I नॉट की वैल्यू आई थी पीछे V नॉट 1/ω/c, V नॉट कैंसिल, तो Z आ जाएगा आपका 1/ω/c। जैसे पहले आया था ओनली इंडक्टर में ω/L, यहां आया 1/ω/c। 1/ω/c को हमने एक नया नाम दे दिया XC। XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वही ओम, जैसे एक्सएल की होती है। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग क्या कर सकते हो, जहां भी पीछे 1/ω/c आया वहां सब जगह आप XC लिख सकते हो। जैसे देखो कैसे, ये 1/ω/c आया तो इसको तुम चाहो तो आगे तुम ये लिख सकते हो 1/ω/c, नीचे लिख दिया XC, यहां पे 1/ω/c, इसको लिख दिया 1/XC। तो स्टूडेंट्स आप मेरी इस बात को समझ लो कि एसी सर्किट में ओनली कैपेसिटर है तो उसकी वजह से जो हिंड्रेंस होती है वो XC होती है। आपको रेजिस्टेंस जितना अच्छा लगता है वैसे XL और XC भी अब अच्छे लग जाना चाहिए। XL होता है हिंड्रेंस ड्यू टू इंडक्टर कोयल इन एसी सर्किट, ओनली L की वजह से, ओनली C की वजह से XC। अब माइंड में सेट कर लो, R, XL और XC इन तीनों की यूनिट ओम होती है और ये तीनों हिंड्रेंस है। सिर्फ वायर है तो R लेंगे, इंडक्टर कोयल है तो XL लेंगे और कैपेसिटर है तो XC लेंगे। नाम है तीनों के, XL का नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC का नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं धारितीय प्रतिघात। राइट। अब स्टूडेंट्स एक बात और देखते हैं कि ये जो XC आया आपका, सिंस XC आपका आया 1/ω/c और ओमेगा होता है स्टूडेंट्स 2πfc, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो XC और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कर्व आता है वो इस तरीके का आता है।
एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में इस तरीके का कर्व आता है, और सिंस एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है किससे, डीसी से। अब आपको पता है एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो एक्सी कम होगा, तो एक्सी की वैल्यू डीसी के लिए ज्यादा होगी और एक्सी की वैल्यू एसी के लिए कम होगी। तो मैं क्या कह सकता हूं, कैपेसिटर एसी करंट को इजी पाथ प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर एसी को इजी पाथ प्रोवाइड करता है। कैपेसिटर एसी को इजी पाथ प्रोवाइड करता है एंड डीसी को रोकता है, क्योंकि एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हिंड्रेंस कम होगी तो एसी को इजी पाथ प्रोवाइड करता है, और डीसी को रोकता है क्योंकि डीसी के लिए हिंड्रेंस ज्यादा प्रोवाइड करता है, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कम होती है। मैंने आपको बताया प्योर डीसी की तो 0 होती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कैपेसिटर की वजह से हिंड्रेंस कम होगी। अब फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ती है, एसी की होती है। इंडिया में जैसे 50 हर्ट्ज की होती है, यूएस के अंदर 60 हर्ट्ज की होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने सीखा कि कैपेसिटर की वजह से एसी सर्किट में जो हिंड्रेंस एक्सी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करता है। इसका एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट, डी पॉइंट, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, कलांतर, डेल्टा फाई। उसके लिए आपको V की इक्वेशन पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताई थी V की इक्वेशन तो सब जगह सेम ही है क्योंकि सेम एसी जनरेटर सब जगह, और करंट की इक्वेशन जो आई थी सॉल्व करके वो आई थी अपनी I नॉट कॉस ओमेगा टी, या अपन इसको ये भी लिख सकते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब दो तरीके से, पहला तरीका डेल्टा फाई निकालने का, फेज ऑफ V की फेज बोलिए ओमेगा टी, I की फेज बोलिए ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओमेगा टी कैंसिल, तो ये आ गया माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 का क्या मतलब है, V लेग्स टू I बाई पाई बाई 2, मतलब V I से पाई बाई 2 पीछे, आगे कौन है, करंट, आगे कौन है, करंट। एक और तरीका है फेज डिफरेंस निकालने का, मैंने आपको बताया था V में आ रहा है साइन, इसको इधर बना दो, I में आ रहा है कॉस इधर होता है, तो आप खुद देख लो आगे कौन चल रहा है, करंट। कितना आगे चल रहा है, पाई बाई 2 से, तो V लेग्स टू I बाई पाई बाई 2 या I लीड्स टू V बाई पाई बाई 2, ये भी सही है। V I से पीछे है पाई बाई 2 या I V से आगे है पाई बाई 2। स्टूडेंट्स ओनली L और ओनली C, ओनली L में भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 था और ओनली C में भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, और रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस 0 था। अब स्टूडेंट्स इसको याद कैसे रखें, ट्रिक है, ऐसे याद रख लो, कैपेसिटर C, तो कैपेसिटर में करंट आगे होती है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे आपको। कैपेसिटर में कौन आगे होती है, करंट। संधारित्र में, धारिता में धारा आगे होती है। हिंदी मीडियम वाले ऐसे याद रख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे याद रख सकते हैं, कैपेसिटर का C, तो C में करंट आगे होती है, जब ओनली सर्किट में C होता है तो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि इस पर किस टाइप का सवाल आएगा, तो सुनिए सब ध्यान से।
मान लो ये कैपेसिटर है, ये जिसकी कैपेसिटेंस आपको दे रखी है 2 माइक्रोफैरड, और यहां पे ये एसी सोर्स लगा रखा है। और सप्लाई वोल्टेज आपको दे रखा है 200√2 sin 100t। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जब सर्किट में ओनली इंडक्टर हो, तब रीडिंग ऑफ अ मीटर क्या होगी? रीडिंग ऑफ अ मीटर इन, आपको बतानी है मिली एम्पियर में क्या होगी, मिली एम्पियर में बतानी है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन मैं ओनली एल में सॉल्व कर चुका हूं। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। आप खुद बताइए इसको सॉल्व करके कि अमीटर की रीडिंग मिली एम्पियर में क्या आएगी। आप यूं समझ लो यहां पे मिली अमीटर लगा हुआ है। अमीटर मिली भी होते हैं, माइक्रो भी होते हैं, नैनो भी होते हैं, रेंज अलग अलग होती है अमीटर की। आपको यहां आंसर मिली एम्पियर में बताना है। और किस टाइप के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, सुनिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल और इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरकीय प्रतिघात जो इंडक्टर कॉइल की वजह से होता है, जिसको अपन एक्सेल बोलते हैं। तो ऐसे बोला कि एक इंडक्टर कॉइल जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी तो इंडक्टर कॉइल की वजह से जो हिंड्रेंस थी वो 80 ओम थी। अब फ्रीक्वेंसी को कर दिया 150 हर्ट्ज, तो आपको पूछा है कि अब हिंड्रेंस कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन भी नीट AIPMT में आ चुका है। तो सिंपल, हम लोगों को पता है एक्सेल होता है ओमेगा एल, यानी एक्सेल जो होता है वो होता है 2 पाई FL, मतलब फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। अब फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम्स कर दिया तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 240 ओम। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकंड वीडियो था जिसमें हमने 3 टाइप के एसी सर्किट पढ़े, ओनली R, ओनली L और ओनली C। मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मेरा फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो को बहुत ढंग से देख लें, अच्छे से देख लें, मन से देख लें। उसके बाद जो मेरा फोर्थ वीडियो आएगा सीरीज LCR सर्किट पे और रेजोनेंस पे। और स्टूडेंट्स, आपको पता है हर साल नीट हो, चाहे JEE मेंस का एग्जाम हो, चाहे JEE एडवांस का एग्जाम हो, सीरीज LCR सर्किट एंड रेजोनेंस, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। उससे पहले बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे तीनों वीडियो बहुत अच्छे से देख लें। स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, TR जैन सर फिजिक्स ऑफिशियल के नाम से। आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।